गुड मॉर्निंग माय डियर, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो यह हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होता है, किसके लिए होता है। ठीक है, तो आइए इसकी कहानी से स्टार्ट करते हैं कि आप इसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, देखिए खास बात है क्या कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं वह विजुलाइज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ेंगे वह विजुलाइज होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खासियत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और सब इंजीनियरिंग में नहीं होता। आप कंप्यूटर साइंस पढ़िएगा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िएगा, इलेक्ट्रिकल पढ़िएगा, क्या आप उसमें कुछ विजुलाइज कर सकते हैं? आप कुछ भी विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। सारे जो थ्योरी है उसको मान करके हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है होता है उसे हम विजुलाइज करते हैं, इसलिए ज्यादा मजा आता है पढ़ने में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट। आइए समझते हैं कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होता है और किसके लिए होता है। ये जो टॉपिक है आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये अभी हम मेनली जो पढ़ेंगे बीम के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? बीम के लिए पढ़ेंगे। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन किसका? ऑफ बीम। हम बीम के लिए पढ़ेंगे। तो बीम के बारे में आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़ाया जाता है। जो लोग हमसे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि बीम क्या होता है। ऐसे भी आप हमेशा ही बीम को देखते हो, आपके घर में बीम होगा, आप कहीं रेलवे स्टेशन पे जाते हो वहां पे देखते हो बीम होता है, आयरन का भी दिया हुआ होता है। तो क्या है बीम, है क्या, किस तरह का होता है? आप लोगों को विजुलाइज हो रहा होगा कि बीम जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखिए बीम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें इधर से सपोर्ट लगा होता है। ठीक है, ये सपोर्ट लगा होता है, इधर से सपोर्ट, यही आपका बीम है। और इस बीम का के लिए ये सपोर्ट दिया रहता है, और ये क्या करता है? लोड को वियर करता है। ये जो अप्लाइड लोड ऊपर से लगेगा उसको यही बीम जो है वियर करता है। तो ये क्या हो गया आपको? ये सपोर्ट हो गया, जो बीम को सपोर्ट दे रहा है। और ऊपर में ये आपको हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर जो है यही आपको बीम है। ठीक है, हम बीम के डिफिनेशन वगैरह पे अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इस सपोर्ट के बारे में, बीम के बारे में कंप्लीट नॉलेज दिया गया है। ठीक है, अभी हम मेनली चर्चा करेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, आप समझिए, इसको विजुलाइज कीजिए कि बीम है, इस पे लोड पड़ता है। जब इस पे लोड पड़ेगा, समझिए अगर इस पे लोड पड़ेगा तो क्या होगा, समझिए इस पे अगर इस तरह से लोड पड़ने लगे तो क्या होगा? लोड दे रहे हैं इस पे। लोड भी कई तरीका का होता है, आपको इसके बारे में बताया गया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो अभी जैसे ही लोड इस पे पड़ेगा तो आप बोलिएगा कि सर इस पे लोड पड़ने के बाद ये जो है अपने एक्सिस से थोड़ा नीचे चला जाएगा। ठीक है, बीम जो है झुक जाएगा। ठीक है, लोड जब पड़ेगा तो झुकेगा। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर ये बीम झुकेगा तो क्या कहाँ से ज्यादा झुकेगा? इस सपोर्ट पे ज्यादा झुकेगा या बीच में ज्यादा झुकेगा या कहाँ पे ज्यादा होगा? तो आप ऑब्वियसली इस केस में आप बोलिएगा कि बीच में जो है सबसे ज्यादा यह झुकेगा। वो जो बीम एक्सियल से, देखिए किस तरह से होगा, विजुलाइज करना है आपको, मेरी हर बात पे आपको ध्यान देनी है। देखिए बीम इस तरह से आपको था, लोड पड़ने के कारण से यही सपोर्ट लगा हुआ था, इस पे लोड पड़ने के कारण से बीम इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और ये जो है एक्सिस से, ये जो एक्सिस था इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जो एक्सिस था
एक्सियल डायरेक्शन हम बोल देते हैं। ये एक्सियल डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं कि एक्सियल डायरेक्शन से कितना यह नीचे गया है। ये क्या है, सपोर्ट लगा हुआ है इस पे, हाँ आपको दिखाया गया है, समझिए बात को यहाँ पे। तो ये डिफ्लेक्शन, यही जो है यहाँ से जो ये डिफ्लेक्ट होकर के हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, एक्सियल डायरेक्शन से जो डिफ्लेक्ट होकर के नीचे बीम आया है, यहाँ पे कम होगा, बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा कहाँ होगा, बीच में होगा। तो ये जो y हम यहाँ पे लिखे हैं, y ही आपको कहलाता है डिफ्लेक्शन। ठीक है, बीम का इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से y डायरेक्शन में चले आना ही क्या कहला रहा है, डिफ्लेक्शन कहला रहा है। समझिएगा बात को गौर से देखिए अभी। और क्या हो रहा है, और ये जो है ये एक्स एक्सिस के साथ अगर मैं कंसीडर कर लूं कि इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, ठीक है, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो ये जो है ये जो स्लोप बनाया है, ये देखिए कर्व लाइन है, तो ये स्लोप भी बनाया होगा। अगर ये एक्स एक्सिस मैं इसको बोल दूं कि ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो एंगल बनाता है थीटा, ठीक है, ये जो एंगल बनाया है थीटा, इसी को y यहाँ पे क्या हो गया हमारा, y हो गया डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। और y मैक्सिमम हो जाएगा कहाँ पे, y मैक्सिमम मतलब क्या, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट। देखिए विजुलाइज कीजिए, स्पष्ट रूप से आपको विजुलाइज होगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जहां सपोर्ट है वहां पे बीम क्यों झुकेगा, झुकेगा जहां सपोर्ट नहीं होगा, इसीलिए जो है। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात कि ये बीम की कुछ कैपेसिटी होगा कि उतना तक ही झुक सकता है, अगर ज्यादा लोड दीजिएगा तो वह ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहीं टूट जाएगा वह, ठीक है। तो बीम पे हम उतना जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है उससे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से कम ही हमेशा लोड दिया जाएगा। ये जो क्राइटेरिया होता है, इस क्राइटेरिया को हम स्टिफनेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं, ठीक है। तो बीम का डिजाइन कैसे किया जाएगा, बीम का डिजाइन यहीं पे मैं लिख देता हूं, डिजाइन ऑफ बीम ऑन स्टिफनेस। ये क्या होता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और स्टिफनेस कहने का क्या मतलब है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से कम ही लोड पे हमें बीम को डिजाइन करना है। आपको समझ में आया होगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा चीज हम आगे लिखेंगे, लेकिन अभी आप फिगर से समझने की कोशिश कीजिए, सबको डिफाइन करेंगे एक एक चीज को। स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप जब आप लिखिएगा, स्लोप टेन थीटा होता है, टेन थीटा को ही स्लोप कहते हैं, ठीक है। और एक चीज देखिए, यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही टेन थीटा निकालते हैं, मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ते हैं, अगर ये कर्व देखिए इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है तो इसका मतलब है कि इसमें एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा, तो स्लोप टेन थीटा जो निकलता है डी वाई बटे डी एक्स से निकलता है, इससे निकलता है डी वाई बटे डी एक्स से स्लोप निकल जाता है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ना है, स्लोप पढ़ना है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा ये सब पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको इस चीज का विजुअलाइजेशन हुआ होगा कि स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या पढ़ना है, अब जब ये बेंड हो गया है, ठीक है, ये बीम क्या हो गया है, बेंड हो गया है,
तो बीम बेंड होता है तो एक बेंडिंग के कारण से, इस बेंडिंग के कारण से बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है। m इक्वल टू, ये आपको बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट, और ये m जो है बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू ई आई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, m इक्वल टू ई आई डी, ये जो है इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन इक्वेशन, डिफ्लेक्शन इक्वेशन कहते हैं, और इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन इक्वेशन ऑफ बीम भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूले भी डेराइव करना है। ठीक है, हम इसको भी डेराइव करेंगे कि m इक्वल टू जो बेंडिंग मोमेंट होता है वह ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव होता है, डिफ्लेक्शन का डबल डेरिवेटिव होता है। ये सब हम प्रूव्ड करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको इसको मतलब इसको दिखाना है कि कैसे होता है, तो आप ऐसे इस तरह से दिखा भी सकते हैं। मान के चलिए कि आप यहाँ से थोड़ा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ये P और Q एलिमेंट ले लेते हैं, तो P Q एलिमेंट ले लीजिएगा तो वो छोटा सा एलिमेंट है इसलिए स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ये P Q हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डाल देना है, हॉरिजॉन्टल खींच देना है, ये एंगल हो जाएगा थीटा। अगर ये हो जाएगा y एक्सिस में dy, ये dx, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहीं से आपको निकल जाएगा क्या, इसी में आपको निकल जाएगा कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बटे dx हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर dy बटे dx होता है, और यही क्या होता है, स्लोप होता है। तो आपको डिफ्लेक्शन के बारे में और स्लोप के बारे में अभी पता चल गया होगा कि बीम में क्या होता है। तो अब आइए हम इस दोनों टर्म्स को डिफाइन करते हैं, डिफ्लेक्शन को और स्लोप को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं। डिफिनेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, when लोड इज, क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम बोलते हैं। डिफ्लेक्शन का क्या हुआ, when load is applied to the beam then beam is deflected from its original axial axis, this phenomena is called deflection of beam कहलाता है। ओके, अब ये जो डिफ्लेक्शन होता है इसे आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हो। मैंने जब आपको स्ट्रेस बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट स्ट्रेस को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह इंटरनल फिनोमिना होता है, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिफ्लेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। देखिए, डिफ्लेक्शन कैन बी measured directly but shear stress bending moment and stresses can be only calculated, इसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसे डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो और इम्पोर्टेंट बात इसी से रिलेटेड, मैं जो पीछे आपको बोला था जब फिगर बनाया था, फिगर में जो जो मैं बात बोला हूँ वही बात लिखा जा रहा है अभी। आप भी इसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको समझना है कि क्या होता क्या है, ठीक है। और जो डेरिवेशन होगा वो डेरिवेशन सीखना है, ठीक है। आइए देखिए, डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन जो बीम में होगा, वहां एक मैंने टर्म्स लिखा था स्टिफनेस, ठीक है। तो बीम का जो डिजाइन किया जाता है, बीम इज डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टिफनेस। स्टिफनेस के बेसिस क्या, मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होता है उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, हम बीम को डिजाइन करते हैं। और बातें क्या है, और स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप इज टेन थीटा, टेन थीटा ही क्या है, स्लोप है। स्लोप इज टेन थीटा विच इज deviation of angle from x axis, x axis से, x axis से, x axis यही है आपका, जो डिफ्लेक्शन हुआ है, डिविएशन हुआ, ये देखिए इधर से ये डिफ्लेक्शन हो, थीटा अगर ये है, ये dy अगर है, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू dy बाय dx, और यही क्या है आपका स्लोप है, ये वो आपको स्लोप है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको आनी चाहिए, डिफिनेशन वगैरह। और आगे बढ़ते हैं, आइए अब हम लोग बीम डिफरेंशियल इक्वेशन डेराइव करेंगे। बीम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बताया था मैं इसके बारे में आपको, ये बताया था कि ये जो इक्वेशन होता है वह EI इंटू dy बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू m होता है। m क्या है, मोमेंट है, ठीक है। यही इक्वेशन हम डेराइव करेंगे, बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत वीवीआई है, इसी से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, आगे देखेंगे। तो अभी हम अब कोशिश करते हैं कि बीम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकलेगा। देखिए सबसे पहला तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा कि फिगर कैसा होगा, क्योंकि उससे आप विजुलाइज भी कर सकते हो। तो देखिए यही, ये बीम इनिशियली ऐसे होगा, ठीक है। जब लोड पड़ा होगा तो बीम क्या हो गया होगा, बेंड हो गया होगा, बीम में डिफ्लेक्शन आ गया होगा, ठीक है। ये आपको सपोर्ट है, ये आपको सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, ठीक। इसमें क्या आ गया होगा, डिफ्लेक्शन आ गया होगा, इसी को हम y बोलते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो प्रोफाइल बना है, बीम जो ये डिफ्लेक्ट होकर के ये प्रोफाइल बनाया है, ठीक है, ये जो प्रोफाइल बनाया है, इस प्रोफाइल का नाम दिस बीम प्रोफाइल इज कॉल्ड, देखिए ये सब टर्म्स आपको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। दिस बीम प्रोफाइल इज कॉल्ड, इस तरह के कर्व को, ये जो कर्व बन गया है, दिस बीम प्रोफाइल इज कॉल्ड इलास्टिक कर्व कहलाता है, इलास्टिक कर्व कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, इलास्टिक कर्व कहलाता है। और इसको हम ये भी बोलते हैं कि डिफ्लेक्शन कर्व है, इसको और क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन
कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये कर्व, डिफ्लेक्शन कर्व। अगर यह कर्व है तो बताइए ये जो कर्व बना है यूनिफॉर्म है, ये कर्व कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, सब जगह एक ही जैसा है, तो इसका मतलब है कि इसका क्या होगा, कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इस कर्व का क्या होगा, कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। ठीक है, इसीलिए देखिए रिलेशन लाया गया है, स्लोप भी होगा, डिफ्लेक्शन होगा एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। समझ में आई बात। ये जो कर्व बना है, इस कर्व का जो रेडियस होगा, इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, इस कर्व का सेंटर होगा, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। देखिए इसको अगर हम एलिमेंट्री ले लें, यहाँ से छोटा सा पार्ट ले लें, ये आपको P है और ये Q है, समझिएगा बात को, P और Q है। अगर इस P को आप जूम कर देते हैं, ठीक है, आप जूम करते हो ना मोबाइल में, अब आप इसको जूम करोगे तो ये बड़ा दिखेगा, तो क्या होगा, इस तरह से आपको दिखेगा कि ये बड़ा सा कर्व है। ठीक है, इस तरह से कर्व दिखेगा। ठीक है, तो ये अगर कर्व दिखेगा तो इसका कहीं तो सेंटर होगा। ठीक है, मैं इसको अलग से इधर फिगर बना रहा हूँ, समझिएगा बात को। ये यहाँ से कर्व अगर होता है तो कहीं तो ये क्या होगा, ये कर्व है तो कहीं तो इसका सेंटर होगा, यही सेंटर होगा इसका, और सेंटर से ये कर्व तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, और यही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आर क्या है, आर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये क्या लिए हैं हम, पी यू लिए हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये स्मॉल डिस्टेंस हम लिए हैं वह ds है। ठीक है, मानने में क्या जाता है, हम मान लिए कि ds है, आगे हमें काम देगा ये ds, हम मान लिए हैं, तो ये ds हो गया। आपको देखिए ये ds हो गया। अब देखिए इस एलिमेंट्री लिए हैं, ये पी क्यू क्या है, एलिमेंट्री लेंथ है, एलिमेंट्री कर्व लेंथ है। ठीक है, कर्व लेंथ है, समझिएगा बात को। अगर ये एलिमेंट्री कर्व लेंथ है तो और क्या कर सकते हैं, ये यहाँ से पी क्यू क्या हुआ होगा, सेंटर पे एक एंगल बनाया होगा, जिसका वैल्यू जो होगा वो बहुत कम रहा होगा। मान लेते हैं कि ये वैल्यू जो है डी थीटा बनाया है, कितना बनाया है, डी थीटा बनाया है। हम समझ लीजिए कि हम वो सारी चीज कर रहे हैं, अभी हम वो साधन जुटा रहे हैं जो हमें यहाँ तक लेकर के आए। ठीक है, हम वो साधन जुटा रहे हैं जो हमें इस इक्वेशन तक लेकर के आए, ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो है यहाँ तक हमें आना है, और उसे ही लाने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। अभी आपको विजुलाइज हो रहा होगा। आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको कहीं कुछ भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट करके, हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्या कैसे हुआ, क्या हुआ, अगर आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आर हो गया आपको। तो क्या अगर आपसे पूछा जाए कि आर डी थीटा और डी एस में कोई रिलेशन होगा क्या, अगर एंगल निकालना हो तो एंगल निकालते कैसे हैं, एंगल को डिफाइन आप कैसे करते हो, कैसे करोगे, तो आप बोलोगे कि एंगल जो होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। एंगल बराबर क्या होता है, डी थीटा बराबर होता है आर्क लेंथ यानी ds बटे r होता है। तो ds बराबर क्या हो जाएगा, r इंटू डी थीटा होगा। ठीक है, r इंटू डी थीटा होगा। ठीक है, तो अभी हमें मिल गया कि r इंटू डी थीटा होगा। इसकी यूज हमें आगे आएगा, अभी आप इसको यहीं पे रहने देते हैं। और आगे आइए, अब देखिए ये y क्या ले लिए हैं, y हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन है। देखिए डिफ्लेक्शन इधर से आप जब पढ़िएगा तो ये यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगा, बीम का डिफ्लेक्शन बढ़ते बढ़ते यहाँ आएगा, मैक्सिमम होगा कहीं बीच में, और फिर घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो होगा। यानी कि डिफ्लेक्शन आपको मैं
पहले भी बोला कि मिड पॉइंट पे जो है इस केस में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और एक चीज स्लोप के बारे में। ठीक है, स्लोप देखिए, स्लोप मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर यहाँ से हम स्लोप दिखाएंगे तो हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं कि ये थीटा है, ये dx है, तो ये dy हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए tan थीटा ही स्लोप होता है और वह क्या होगा, dy बटे dx होगा। ठीक है, ये सारी बातें हम जानते हैं। अब यही जो है ये इतना छोटा है कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, ds बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम यही p जो है यहाँ पे हम दिखाए हुए, यही लेंथ यहाँ पे दिखाए हैं कि ये एंगल बनाया है, आपको थीटा बनाया हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम लिखेंगे we know that when load is applied at the beam, load is applied at the beam, then pure bending occurs। क्या होता है, प्योर बेंडिंग occurs। So uniform curve of R, radius of curvature will be formed। Uniform radius R, यूनिफॉर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर R का एक कर्व जनरेट होगा। मैंने आपको बोला कि ये जो लोड इस पे जब लगता है तो ये यूनिफॉर्म कर्व जनरेट होता है। तो यूनिफॉर्म कर्व है तो इसका मतलब है कि रेडियस होगा, जो कि हम यहाँ पे आपको दिखाए हैं। ठीक है, और अगर यह बेंडिंग हुआ है, इस बीम में बेंडिंग हुआ है, तो एक बेंडिंग इक्वेशन पढ़ते हैं। अभी आपको इसके बारे में नहीं पता है, आप इसे जैसे मैं लिख रहा हूं इसे याद कर लेंगे और आगे अगला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको फिर ये भी इक्वेशन डेराइव करना है। इक्वेशन का नाम क्या है, हम लिखेंगे अब नाउ फ्रॉम बाइंडिंग इक्वेशन। बाइंडिंग इक्वेशन एक होता है, ठीक है, जिसमें बाइंडिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय y इक्वल टू m बाय i मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू e बाय r होता है। ठीक है, यही इक्वेशन होता है। इसको आप घेरिएगा, बट डॉटेड लाइन से घेरिएगा। ठीक है, डॉटेड लाइन से आप इसको घेरिएगा। क्या होता है, बाइंडिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन इक्वल टू मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ई। क्या है, ई को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अभी इस जगह हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत है, तो हमें इसमें रिलेशन नहीं लाना है, बल्कि हमें लाना है रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन। तो हमें इस दोनों की अभी हमें जरूरत है, जिसकी जरूरत होगी हम उसे लेके आगे बढ़ेंगे। अननेसेसरी इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसे क्यों लेंगे। बट हमने अभी पूरा इक्वेशन आपको इसलिए लिखा, ये इक्वेशन भी अगर आप याद कर लेते हो तो आपका कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको आगे डेराइव भी करेंगे। ठीक है, अभी लेकिन आप
इसको जैसे ये है वैसे याद कर लेंगे। तो यहाँ से जब आप देखिएगा इस दोनों को अगर आप लेके बढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इधर चला जाएगा, r अगर आप निकालते हो तो r अगर आप निकालते हो तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आई बाय, यहाँ से अब क्या निकालोगे, r इक्वल टू ई आई बाय एम, ई आई बाय एम, ठीक है। r इक्वल टू ई आई बाय एम हो गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट, आप क्या देखे थे कि ds इक्वल टू आर इंटू डी थीटा हुआ था, ds बराबर आर इंटू डी थीटा हुआ था। ये सब हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। तो ds इक्वल टू आर डी थीटा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ds इक्वल टू आर डी थीटा को इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और आगे बढ़िए, देखिए आप और क्या जानते हैं, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होता है, नहीं, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, dy बटे dx होता है। ये सब हम देख चुके हैं। अब कुछ नहीं करना है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेक इसका क्या होता है, टेन का क्या हो जाता है, इसको डिफरेंशिएट आप जब करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा का डी थीटा बटे dx होगा। आपको हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको नहीं बताएंगे, ये मैथमेटिक्स की चीज है। अब मेनली मैथमेटिक्स ही बचा है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का कॉन्सेप्ट है वो हम अप्लाई कर चुके हैं। अब मैथमेटिक्स से ही सॉल्व होगा ये। तो ये हो गया डी थीटा बटे dx। इसको देखिए एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, अगर दोहरा के x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। देखिए d2y बाय dx स्क्वायर हो गया, ठीक है। और आगे चलिए हैं, तो क्या आप यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, डी थीटा बराबर हो जाएगा ds बटे r हो जाएगा, ds बटे r हो जाएगा, r इंटू क्या 1 बाय dx हो गया बराबर d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है, dx स्क्वायर। देखिए अभी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू ds बटे dx इंटू 1 बाय r d2y बाय dx स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए इसी को अरेंज कर लीजिए। अगर ऐसा हो, आप याद कीजिए कि इस तरह से एक फिगर बनाया था, ये dx था, ये dy था और ये ds था, ये एंगल थीटा था, ठीक है। अगर इसमें इस ट्रायंगल में, ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में अगर हमने लिखा सेक थीटा, तो देखिए क्या होता है, सेक थीटा बराबर ds बटे dx हो जाएगा, ds बटे dx होगा। और यहाँ देखिए ds बटे dx है, इसका मतलब है कि इतना इक्वल टू हम सेक थीटा लिख सकते हैं।
इतना इक्वल टू सेक थीटा लिख सकते हैं इनटू 1/r d2y/dx²। और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्यूब हो गया, ये क्या हो गया, ये क्यूब हो गया, किसका क्यूब हो गया, सेक स्क्वायर सेक क्यूब थीटा हो गया इनटू 1/r बराबर d2y/dx² हो गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का पावर हाफ लिख सकते हैं, और 3 पावर पहले से है तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पे पावर हाफ यानी स्क्वायर रूट हो जाएगा, यही हाफ हो गया इधर आके, और पावर 3 पहले से है तो 3 पावर भी हो गया, डिवाइडेड बाय क्या होगा r बराबर कितना d2y/dx²। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे थीटा का वैल्यू बहुत कम होगा और r का वैल्यू क्या होगा, वह ज्यादा होगा। क्या यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हियर r is very large and theta is very small value। थीटा का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा, और अगर उसका स्क्वायर हो गया, थीटा का स्क्वायर हो गया तो इस अगर एक स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर होगा तो वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है, अत्यंत छोटा हो जाएगा। फिर उसका क्या होगा, क्यूब भी होगा तो और छोटा होगा। इसका मतलब है कि ये जो 10 स्क्वायर का टर्म्स है, इट मीन्स 10 स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा वाले टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, इसका वजह हुआ 10 स्क्वायर थीटा इक्विवेलेंट टू बहुत कम होगा, 0.000 कुछ होगा। ठीक है, इस तरह से वैल्यू होगा 10 स्क्वायर थीटा का, तो इसीलिए हम क्या किए, इसको नेग्लेक्ट कीजिए। सो 1/r इक्वल टू d2y/dx²। ठीक है, यहां तक आ गए हम लोग। देखिए अब 1/r है, तो 1/r है तो r का वैल्यू आप निकाले थे, r का वैल्यू निकाले थे आपने r का वैल्यू देखिए पीछे कितना था, r का वैल्यू आपने r का वैल्यू EI/m निकाला था। देखिए पीछे जाकर के आपको देखना है कि r का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, हमने कितना निकाला था 1/EI/m, तो m उलट जाएगा, देखिए सो ये m उलट जाएगा तो m बराबर क्या हो जाएगा, m इक्वल टू EI इंटू d2y/dx², और यही मेरा क्या है, डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्योंकि बहुत भी आई है। देखिए आपको समझ में आया होगा ये कैसे डेराइव्ड हुआ, तो ये मोमेंट इक्वल टू क्या हो गया, EI इंटू d2y/dx²। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, M क्या है, बेंडिंग मोमेंट है, और Y डिफ्लेक्शन है, और X एक्सिस है। चलिए इसे आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ
स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा पहला। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या देखा था, डिफ्लेक्शन। सबसे पहले आपको पता है कि डिफ्लेक्शन बराबर y होता है। डिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या हो गया, y होता है। दूसरी बात आपने क्या देखा, आपने देखा कि बेंडिंग स्लोप क्या होगा। आपने देखा स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होता है और ये dy बाय dx होता है। ठीक है। तीसरा बाइंडिंग मोमेंट, बाइंडिंग मोमेंट बराबर क्या होता है, बाइंडिंग मोमेंट बराबर m होता है, m इक्वल टू e इंटू d2y बाय dx स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया। चौथी बात है शेयर फोर्स क्या होगा। शेयर फोर्स, शेयर फोर्स F इक्वल टू होता है dm बाय dx, यानी कि अगर m का एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो वही वैल्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई आई इंटू डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब। ये आपको हो गया शेयर फोर्स हो गया। ठीक है, और क्या, द रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग इसको W से डिनोट करते हैं और W बराबर क्या होगा, देखिए ये होता है df बाय dx। क्या होता है, df बाय dx। तो यहाँ से ये निकालिएगा तो ई आई एक बार और डिफरेंशिएट हो जाएगा तो ये आपको निकल आएगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है। एसएससी का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपके सेमेस्टर में आ सकता है, तो बहुत बड़ी चीज है नहीं। एक बार डिफरेंशिएट करके हम क्या हुआ है लिखते चले आए हैं। देखिए y से स्टार्ट हुआ है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, फिर x के रिस्पेक्ट में हुआ और बढ़ते बढ़ते 4 तक चला आया। 4 बार y का 4 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, तब जाकर के हम सब पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।